गुड मॉर्निंग। आज अपन बात कर रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि गाउस के नियम की एप्लीकेशन। तो कल हमने बात की थी कि गाउस के नियम की 5 एप्लीकेशन होती हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक अनंत रेखीय आवेशित चालकता है, उसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम के अनुसार। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन बात ये करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, यानी कि जो अनंत विस्तार का जो रेखीय चालकता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, उसके बाद में अपन तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए, अपन यहाँ पे एक अनंत विस्तार का चालक तार ले लेते हैं। इसको आवेश देंगे अपन +2। जैसे अपन इसको आवेश देंगे तो ये आवेश इस पर समान रूप से फैल जाएगा। अब अपन यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं O से लंबवत दूरी r पर कोई बिंदु है P, कोई बिंदु है P। वहाँ पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर ज्ञात करनी है तो ये तो अनंत विस्तार का है, अनंत रेखीय आवेशित चालकता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन की बात करें तो वो किस तरफ होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर और नीचे दो अल्पांश लेते हैं, मान लीजिए ये लिया मैंने dl। अल्पांश बहुत छोटा सा भाग होता है, और यहाँ पे भी बात करें अपने dl। ये दोनों की जो लंबाई है, अल्पांश है, वो सबसे छोटा भाग है। तो इस दोनों जो भाग है वो बराबर है, और बिंदु O से इनकी दूरियां भी क्या है, समान। तो अब अपन बात करते हैं कि dl अल्पांश के कारण, इसके कारण यहाँ से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए DE। ठीक है भाई, उसी टाइप से अपन इस अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बात करते हैं। ये हो जाएगा D। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है। बाकी देखिए, ये जितना लंबाई का आवेश है, अल्पांश है, उतना ही ये अल्पांश है, और दोनों पर जो आवेश है वो भी क्या है, समान है। तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, और इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, और विद्युत क्षेत्र। अब अपन मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो मान लेते हैं थीटा है। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ से बिंदु O से दोनों अल्पांश की दूरी क्या है, समान है। और जहाँ पर अपन बिंदु P ले रहे हैं वो बिंदु O से लंबवत दूरी है। ठीक है, तो अपन इसको घटक में विभाजित करते हैं, कंपोनेंट में, ऐसे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, और ये भी एंगल थीटा ही रहेगा। तो जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वो होता है कॉस। तो देखिए, ये DE का इसके साथ में कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा DE cos ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा DE sin ऑफ थीटा। इसी टाइप से इसके इस अक्ष के साथ, यानी क्षैतिज के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो अपन बात करेंगे DE cos ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा DE sin ऑफ थीटा। अब देखिए, ये DE sin थीटा और ये DE sin थीटा दोनों परिमाण में समान, क्योंकि ये जो DE और ये जो DE है वो इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है।
तो अल्पांशों की दोनों की मोटाई क्या है, समान, और उस पर आवेश भी क्या है, समान है, और इन अल्पांशों से बिंदु P तक की दूरी भी दोनों के लिए क्या है, समान है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा वो दोनों का इन दोनों के कारण यहाँ पर समान होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग डायरेक्शन है, अपन को बिंदु P पर निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, घटक लेते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए DE sin थीटा और DE sin थीटा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक है DE sin थीटा और DE sin थीटा, इनके कारण अपन को बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। अब देखिए जो क्षैतिज घटक है DE cos थीटा और DE cos थीटा दोनों ही एक ही दिशा में है, दोनों ही एक ही दिशा में है, तो अपन को क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो ये बिंदु जो P है वो एकदम इससे क्या है, लंबवत है, यानी कि हमेशा अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक तार हो, चाहे चालक पृष्ठ हो, आवेशित है, तो उससे जो विद्युत क्षेत्र होगा हमेशा जहां पॉइंट होंगे उससे एकदम लंबवत ही प्राप्त होता है। अब ये तो अपने क्या बताई, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात की। अब अपन बात करेंगे आगे की विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालेंगे, कितना होगा, कितनी दूरी पर, उसकी बात अपन करते हैं। तो देखिए बिंदु B पॉइंट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र मान, विद्युत क्षेत्र का कितना मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर एक अनंत विस्तार की एक चालक तार लिया और प्लस Q आवेश देने पर, प्लस Q आवेश देंगे तो प्लस Q आवेश इस आवेशित चालक तार पर ऐसे समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो चालक तार है उसका एक कोई बिंदु ले लेते हैं O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे P, यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि E का मान ज्ञात करना है इस पर। तो यहाँ पर अभी डायरेक्शन बात की, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की, इस तरफ। अब अपन को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। तो ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाउस का नियम के एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो गाउस के नियम के एप्लीकेशन में अपन बात करेंगे कि गाउसीय पृष्ठ तो होना ही चाहिए, गाउस के नियम की सहायता से काम कर रहे हैं। तो अपन के R त्रिज्या और L लंबाई का एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। देखिए इसकी जो लंबाई है वो मान लेते हैं L। ये क्या है, लिख देते हैं काल्पनिक
बेलनाकार गौसीय पृष्ठ, काल्पनिक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी ले ली L और त्रिज्या कितनी है R। अब इस गौसीय पृष्ठ जैसे बेलनाकार है तो एक ये भाग हो गया, एक ये नीचे का भाग हो गया, तीसरा ये पृष्ठ हो गया। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एक पहला क्षेत्र यहाँ पे अपन लेते हैं एक ये, तो यहाँ पर ये इस टाइप का है तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर होगा। ये मान लेते हैं DS1 वेक्टर और इस संपूर्ण का क्षेत्रफल मान लेते हैं S। ठीक है, उसी टाइप से ये एक और पृष्ठ की बात करते हैं क्योंकि इसके 3 पृष्ठ हो गए, 1, 2 और ये तीसरा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा DS2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर यानी कि S होगा। और तीसरा अपन बात करते हैं कहीं पे भी इसकी पृष्ठ पे, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये तीसरा और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा DS3। ठीक है भाई, ये इस टाइप से अपने 3 पृष्ठ की बात की। अब अपन यहाँ पे एक तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे और एक बाय डेफिनेशन से फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करके अपन नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए अपने कल पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लिखते थे अपन लैम्डा से, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। तो इस जो बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है उस पर आवेश जो होगा Q इक्वल्स टू लैम्डा L होगा, Q इक्वल्स टू लैम्डा L। अब अपन आगे बात करते हैं कि गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो होता है phi E इक्वल्स टू सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ Q का मतलब हुआ लैम्डा E, सॉरी लैम्डा L, तो ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब अपन परिभाषा से निकालेंगे। परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, तो परिभाषा से अपन बात करते हैं तो फ्लक्स होता है phi E इक्वल्स टू समीकरण एरिया, कोई भी एरिया हो जाएगा S और E ds cos ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अपन बात करें तो इसमें 3 पृष्ठ हो जाते हैं। कितने पृष्ठ हो जाते हैं? 3, एक ये और तीसरा ये पृष्ठ ये। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा phi इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। यहाँ से मान लीजिए phi1 है और यहाँ से phi2 है और यहाँ से phi3। ठीक है, तो phi1 की वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एरिया S1, ऐसे लिख देता हूँ E ds1 cos ऑफ थीटा प्लस phi2 ये नीचे वाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया S E ds2 cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इस जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL और E ds3 cos ऑफ थीटा। अब जो विद्युत फ्लक्स है
वो तीन बातों पर निर्भर करता है। देखो, एक तो विद्युत क्षेत्र पर, एक एरिया वेक्टर पर और एक थीटा पर। तो इन दोनों के बीच में कोण होता है। तो विद्युत जो फ्लक्स है वो इन तीन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एरिया की। तो फर्स्ट एरिया में एरिया वेक्टर जो होगा वो किस तरफ हो गया, ऊपर की ओर। और चालक तार कैसे, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, यूं होगा, ठीक है। और इधर की बात करेंगे, यूं होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई थी। तो देखिए, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा और यहाँ भी थीटा इक्वल्स टू 90 होगा। अब अपन तीसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 है। तो cos 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी थीटा इक्वल्स टू 90। तो cos 90 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इसकी बात करें तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि E को मैं बाहर ले लेता हूँ और एरिया 2 पाई RL और DS3। इस पूरे का मान कितना है, 2 पाई RL है, क्योंकि बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ है वो स्मॉल r त्रिज्या का है और लंबाई कितनी है, L है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RL होता है। यानी कि 2 पाई RL बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पूरे का मान आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL। ये फाई E हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, ये जो फ्लक्स निकाला है वो आपने निकाला है बाय डेफिनेशन से। और इक्वेशन जो सेकंड है वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स की बात की है। तो अब अपन बात करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं। यानी कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इंप्लाइज दैट, सेकंड एंड थर्ड से देखें तो E इंटू 2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये देखो दोनों आपस में बराबर है तो L से L कट जाएगा। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख देते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये लैम्डा और ये बच जाएगा R। अब अपन ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, इस एक के बन जाएगा। तो E इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन R। या फिर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K होता है। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं E इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन R। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है, उसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन R प्राप्त होती है। अब देखिए, इसका सदिश रूप लिखते हैं। सदिश रूप में क्या होगा कि E के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और 2K लैम्डा अपॉन R और यहाँ पे R कैप लगा देंगे।
ये जो आर कैप जो होता है वो एकांक सदिश होता है। आर कैप कहाँ है? एकांक सदिश है। जहां आर कैप एकांक सदिश है जो दिशा को प्रदर्शित करता है, जो क्या करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म में मान आ गया। अब अपन इसके ग्राफ की बात करते हैं कि दूरी के साथ में ये जो r का मान है, अगर r का मान बढ़ा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी r के मध्य ग्राफ दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, इधर ले लेता हूँ r यानी कि दूरी और इधर लेता हूँ E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो है क्या है अपना पास, E = 2k लैम्डा अपॉन r। तो अपन किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं? दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच, दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या होगा देखो, बाकी चीजें ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो E समानुपाती 1/r, यानी कि अगर r बढ़ाते हैं तो E का मान घटेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। E समानुपाती 1/r। यहाँ पे टच नहीं करना है क्योंकि टच करते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। जो शून्य नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अनंत तक होती है। ठीक है, क्योंकि r का मान बढ़ेगा बढ़ेगा, E का मान घट जाएगा। ठीक है। अब अपन दूसरी बात करते हैं ग्राफ की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के मध्य ग्राफ, इनके बीच में अपन ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है E = 2k लैम्डा अपॉन r, अपन किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं? E और लैम्डा के बीच में। तो बाकी सभी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से अपन कह सकते हैं कि E समानुपाती लैम्डा। जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ेगी लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि लैम्डा बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक सरल रेखा आएगा, यानी कि इधर लैम्डा और इधर हो जाएगा E। ये ऐसे ग्राफ बढ़ेगा, E समानुपाती। ठीक है, ये इस टाइप से अपने आप बात की है कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? 2k लैम्डा अपॉन r। अब अपन गाउस के नियम की सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक प्लेट, एक होती है चालक प्लेट और एक होती है अचालक प्लेट। अचालक प्लेट का मतलब लकड़ी की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, ठीक है, और चालक का मतलब कोई भी धात्विक पदार्थ होती है। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। तो देखो
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करनी है उसका सब, जैसे अपन पांचों एप्लीकेशन करेंगे तो पांचों में एक ही मेथड है। पहले आप गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लो और फिर बाई डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दो, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये मान लिया मैंने एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है, इसको आपने कितना आवेश दिया तब आवेशित हुई, +Q आवेश दिया, तो ये आवेश इस पर के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब इस प्लेट का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, क्षेत्रफल मान लेते हैं S। ठीक है भाई। अब देखिए, अभी अपने जस्ट इससे पहले अभी एप्लीकेशन की थी, तो यहाँ पर अपने डायरेक्शन की बात की थी कि डायरेक्शन है वो हमेशा कोई भी पृष्ठ हो उसके अभिलंबवत बाहर की ओर निकलता है, जब क्या हो, प्लस आवेश हो। अगर वो प्लस आवेश से आवेशित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सीधे कहेंगे कि ये प्लेट जैसे ऐसे रखी हुई है तो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इस टाइप से ये अनंत विस्तार की ऐसे क्या रखी है, प्लेट रखी है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं O, इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए P। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी यहाँ से दूरी है वो स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। अब अपन को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो जितना यहाँ से ये प्लेट है इस पर आवेश दिया, तो जितना यहाँ पे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी उतना ही इधर भी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न, यानी कि जो गाउसियन पृष्ठ है इधर भी इतना ही बाहर है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि आवेश दिया आपने इसको कितना, +Q, और क्षेत्रफल कितना है S। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा =Q/S, या फिर लिख सकते हैं कि Q =σS, यानी कि इस पृष्ठ पर कितना आवेश होगा उस कितना है सिग्मा × S। ठीक है, और ये जो है वो है काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, क्या मान लेते हैं, काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। अब इसके 3 पृष्ठ है, एक ये वाला, एक ये और तीसरा ये सरफेस, यानी कि ये ऐसे है तो एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया और तीसरा। तो यहाँ पे इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मान लेते हैं इस प्लेट के बराबर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल मान लेता हूं मैं कितना है S।
तो इसका एस होगा तो इतना इसका भी क्या होगा, क्षेत्रफल एस ही होगा। अब अपन यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा ds1। इसी टाइप से यहाँ पर भी एक छोटा पृष्ठ लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर इधर की ओर ds2 और अब यहाँ पे एक पृष्ठ लें छोटा सा तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा ds3। ठीक है भाई, तो ये तीन प्रकार के इसके क्या हो गए, पृष्ठ हो गया और एरिया वेक्टर अपने इस पे बात की। अब अपन आगे बात करते हैं गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे और फिर बाय डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल के अपन टोटल वैल्यू निकालेंगे। यानी कि गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स वो होता है फाई इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सम ऑफ क्यू कितना है, सिग्मा एस, यानी कि सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो। अब अपन बात करते हैं बाय डेफिनेशन से, यानी कि परिभाषा से कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 1 से फाई 2 इससे और ये पृष्ठ के बाद हो गया फाई 3। तो फाई 1 की वैल्यू रख देते हैं समाकलन एरिया ऑफ एस, इस कंपाउंड का क्षेत्रफल कितना है, इसके पृष्ठ के बराबर यानी कि एस, और ई ds1 cos of theta plus integrations of area s e ds2 cos of theta plus integrations of area, ये हो जाएगा। इसका लिखें तो मैं अलग ही नाम दे देता हूँ इसको s1 या s डैश ले लेते हैं और e ds3 cos of theta। अब देखिए फ्लक्स है वो डेफिनेशन से निकालते हैं, वो तीन बातों पर निर्भर करता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एरिया वेक्टर और थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में बात करें तो देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरे के लिए बात करें तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तीसरे के लिए बात करें तो देखो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, ये इधर, और एरिया वेक्टर ऊपर, तो ये जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि सबसे पहले वाले के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 इक्वल्स टू 1, दूसरे के लिए भी थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 और cos 90 यानी कि 0। तो ये टर्म्स पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई निकालते हैं तो फाई इक्वल्स टू ई बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस ds1 प्लस ई बार ले लेते हैं इसके लिए और इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस और ds2। ये संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो इसका ये वाला, और ये वाला जो है वो इसका है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान, यानी कि इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ आपके इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस ds1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस ds2 इक्वल्स टू s मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई एस प्लस ई एस,
यानी कि 2ES, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये फ्लक्स जो निकाला है फर्स्ट वाला इक्वेशन वो अपन ने निकाला है गाउस के नियम से, और ये जो फ्लक्स निकाला है वो बाय डेफिनेशन से निकाला है। अब इन दोनों को बराबर करके अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। किसके कारण? अचालक प्लेट के कारण। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज दैट, तो देखिए, तो 2ES इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो S से S कट जाएगा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगी अपने अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो अपन कैसे लिखते हैं, देखो, सदिश रूप में लिखे तो E के ऊपर वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और R है, ये आ जाएगा इसका सदिश। अब अपन क्या करते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं, एक तो दूरी के लिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में, और दूसरी बात करते हैं सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। तो अब अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं? अचालक प्लेट के कारण। रेखीय के लिए बात की थी, तब अपने कहा था कि दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाता था, ग्राफ इस टाइप का बना था। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूरी के साथ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला अभी अपने निकाला था कि अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो और दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते थे? R से। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी R नहीं है, कहीं पे भी इस फॉर्मूले में R नहीं है। तो इसके का क्या मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, यानी कि अगर पहले स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है तो आगे भी इतनी ही रहेगी। तो इस टाइप से अपन ग्राफ बना सकते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के मध्य अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ये दूरी ले ली इधर और इधर ले लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दूरी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के बीच में। तो देखिए, इसके और इसके बीच में बना रहे हैं 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहेगा, इसके लिए कांस्टेंट, क्योंकि अपन इसकी व्याप्ति नहीं कर रहे कि इस पर निर्भरता नहीं बता रहे, सिर्फ E और सिग्मा के बीच में बना है। तो E समानुपाती सिग्मा हो गया, तो जितना सिग्मा बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, E भी बढ़ेगा। तो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, E समानुपाती सिग्मा। तो इस प्रकार आज अभी अपने आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वो कितनी आई, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुई।